दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आप अगर दाखिल खारिज में आपत्ति लगाते हैं, आप अपोजिट पार्टी हैं, किसी व्यक्ति ने कोई बैनामा कराया है या वो किसी भी तरह से अपना नाम दाखिल खारिज कराना चाहता है, चाहे वो लीगल हियर्स हो और या कोई दान पत्र हो या कोई वसीयत हो, तो अगर आपने आपत्ति लगाई है तो आप 2-3 बातें प्रमुखता से जान लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप आपत्ति भी लगा दें और जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने आपत्ति लगाई है उसका काम भी बन जाए और मामला कंटेस्टेड निपट जाए तो आपको आगे फिर बड़ा परेशानी होगी। दोस्तों अक्सर हमने देखा है लोग बहाव में आकर के या दूसरों के समझाने पर किसी व्यक्ति का बनता काम बिगाड़ देते हैं और जाकर के एक आपत्ति लगा देते हैं कि फला फला बैनामा जो है वो ठीक नहीं है, उसमें ये कमियां हैं, उसमें हमारा अधिकार बनता है, इसलिए ये दाखिल खारिज न किया जाए और अगर किया जाए तो इसमें हमारा भी नाम एंट्री कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा दाखिल खारिज में आपत्ति आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मुकदमे में इंट्रेंस कर गए हैं। आप रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार की अदालत में जो मुकदमा नायब तहसीलदार के यहाँ दाखिल हुआ है उसमें आपका इंट्रेंस चालू हो गया है, तो वो दाखिल खारिज तो उस समय नहीं होगा, लेकिन आप उसमें पक्षकार बन गए हैं। आपको हर डेट पर जाना होगा और अपना एविडेंस प्रस्तुत करना होगा, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और अगर उस साक्ष्य में आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, आप उसमें सफल हो जाते हैं तो निश्चित है कि वो दाखिल खारिज नहीं होगा। और उस बिहाफ पर चूंकि अगर वो दाखिल खारिज नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई बैनामा है और वो बैनामा कूट रचित है, कूट रचना के आधार पर आप ऑब्जेक्शन लेकर के गए हैं और आपने पूरी बात बताई है और उसका दाखिल खारिज उसी आधार पर नहीं हुआ तो आप अधिकृत हो गए, वहीं से काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाएगा। आप उस बैनामे के कैंसिलेशन कराने के लिए सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट ला सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी उसी दिन हो गई जब वो जजमेंट हो गया, तो उस जजमेंट को उसकी कॉपी लेकर के और उस बैनामे की सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं उस बैनामे को समाप्त कराने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई लीगल हियर्स आता है कि हमारा नाम म्यूटेट कर दिया जाए राजस्व अभिलेखों में और उसमें आप भी उसी किसी लेग में आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनमें से 2 पुत्रों की ओर से दाखिल किया जाता है कि साहब हम 2 पुत्र हैं, हमारा नाम इसमें म्यूटेशन कर दिया जाए। आप तीसरे पुत्र हैं, आप भी गए कि सर नहीं मैं तीसरा पुत्र हूं, तो वहां पर एविडेंस लिया जाएगा, साक्ष्य देखा जाता है कि क्या वास्तव में आप तीसरे पुत्र हैं। तो जो पहले व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है उस पर परजरी की कार्रवाई हो सकती है, आप करा सकते हैं और आपका नाम म्यूटेशन भी हो जाएगा, लेकिन दोनों पक्षों को साक्ष्य देना होगा। अब उसमें साक्ष्य ऐसे लिखा पढ़ी के दिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं, ये साबित करना है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार रजिस्टर, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उस व्यक्ति के या उसके पिता के नाम से एक परिवार रजिस्टर भी होगा, जो प्रत्येक उप जिले माने तहसील मुख्यालय जो है वहां एक बीडीओ बैठते हैं। बीडीओ माने विकास का एक केंद्र है, डेवलपमेंट का, पंचायती राज का, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक गांव में या एक खंड में एक सेक्रेटरी होता है, उस सेक्रेटरी का ये काम होता है कि वो नोट करे कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, इनका मुखिया कौन है और उस आधार पर आप एक कुटुंब रजिस्टर निकलवा लें, उसमें तीनों लोगों का नाम दिया होगा, वो आपका बहुत अच्छा साक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा राशन कार्ड है, राशन कार्ड में भी नाम लिखे होते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें माता पिता का नाम लिखा होता है, बच्चे का भी कभी कभी नाम आ जाता है अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और डॉक्यूमेंट है, जैसे कहीं कोई म्यूटेशन हो जाता है, जैसे कोई पुराना मामला है तो जो राजस्व अभिलेख हैं उनमें तो ऑलरेडी नाम दाखिल होता है और उनकी अगर जैसे पिता का नाम है, पिता के नाम के बाद पुत्र के नाम जो खतौनी में आए हैं, म्यूटेशन में आए हैं, वो भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। उनकी दोनों की सर्टिफाइड कॉपी अगर वहां लगाई जाती है तो ये कोर्ट को यकीन हो जाता है कि अच्छा साक्ष्य है और उस आधार पर वो नाम घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं किसी भी रेवेन्यू कोड में, किसी दाखिल खारिज में,
तो इस आधार पर करें कि अगर इसमें हम आपत्ति दे रहे हैं तो इस मुकदमे को हम लड़ेंगे और अंत तक ले जाएंगे, इसको सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा लड़ें, इसके बाद छोड़ दें, या आपने कोई एक डॉक्यूमेंट दाखिल कर दिया, ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर आप घर बैठ गए, तो आप अपीयर भी हो गए और अपोजिट पार्टी अपने पक्ष में बढ़िया सा निर्णय करा लेगी, फिर आप उसका रेस्टोरेशन डालें, फिर बड़ा लंबा काम हो जाता है। क्योंकि एक बार जब उसके पक्ष में आदेश हो गया तो उस आधार पर वो कहीं फाइनेंस करा लेगा या किसी को जमीन बेच देगा, आप वहां रेस्टोरेशन कराते रह जाएंगे। दोस्तों झगड़े ना बढ़े, इसके लिए आप कंटेस्टेड मामला ले जाएं और मन से लड़ें। अगर नहीं लड़ना है तो ऑब्जेक्शन ही फाइल न करें, ताकि बाद में कभी भी आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, अब इसको रिस्टोर कर लिया जाए और ये एक्सपार्टी ऑर्डर है और इसको रिकॉल कर लिया जाए, फिर सुन लिया जाए, क्योंकि ये मामला है। तो दोस्तों, मुझे जो जानकारी आप लोगों को देने के लिए अच्छी लगती है वो मैं देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।